दोस्तों पिछले एक साल में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड की रैंक रही है नंबर 1। यानी इस फंड ने एक साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो क्या इतनी सी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर आप सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेते हो तो बिल्कुल रुक जाओ। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर सिर्फ पास्ट रिटर्न्स को देख के आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लोगे या जो फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस फंड में आप एंटर कर जाओगे और जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, जिसके रिटर्न्स थोड़े कम आ रहे हैं, उससे आप एग्जिट करते रहोगे तो आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में अच्छा बनना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसका डिटेल्ड एनालिसिस आपको ज़रूर करना है। अगर आपको खुद वो एनालिसिस करना नहीं आता तो आप हमारे चैनल पे डिटेल्ड एनालिसिस होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जनरली, तो आप उनको वॉच कर सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ म्यूचुअल फंड की एक एक टेक्निकल टर्म्स। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो बाकियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का एनालिसिस करने वाला हूँ। सबसे पहले इसके बेसिक डिटेल्स से स्टार्ट करेंगे हम, उसके बाद इसके मार्केट कैप को देखेंगे, पास्ट परफॉर्मेंस को देखेंगे, रोलिंग रिटर्न्स को देखेंगे, रोलिंग रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे। एंड में हम देखेंगे रिस्क मेजरमेंट्स, यानी कैसा रिस्क लिया गया है, कैसे रिस्क मेजरमेंट्स हैं, और उसके बाद फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बाकी म्यूचुअल फंड्स जो अच्छे हैं उनसे इसको कंपेयर भी करेंगे। तो अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए कैसा रहेगा, आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, या जो बाकी फंड से मैं कंपेयर करने वाला हूं हो सकता है आपके लिए वो सूटेबल हो। तो वीडियो एंड तक देखना। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। मेरा नाम है पुनीत नागपाल, मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं और पिछले 20 साल से फाइनेंस इंडस्ट्री में हूं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं इस म्यूचुअल फंड की। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड की हम बात कर रहे हैं। ये फंड स्टार्ट हुआ था 28 अप्रैल 2014 को, लगभग 11 साल इसको कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी एनएवी की, यानी प्राइस पर यूनिट की। एक यूनिट का जो प्राइस चल रहा है वो है 63.06। 10 रुपए की एनएवी से ये स्टार्ट हुआ था, 6 गुना ऑलमोस्ट ये हो चुका है। किसी भी म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़े से पुराने फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो बढ़िया रहता है, क्योंकि उस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, कैसी उसकी फंड मैनेजमेंट की जा रही है, कैसा उसको मैनेज किया जा रहा है, वो आपको पता चल जाता है। अगर आप नए फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको खर्चे भी ज्यादा देने पड़ते हैं और कोई ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास नहीं होता है। अब बात करते हैं कितने टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर दोस्तों आप किसी भी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 साल का टाइम आपको लेकर चलना है, या उससे ज्यादा लंबा टाइम लेके चलेंगे तो और बढ़िया है। 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं एग्जिट लोड की, यानी अगर आपने अपना पैसा 1 साल से पहले विड्रॉ कर लिया तो आपको 1% की पेनल्टी इसमें लग जाती है। अगर आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, तो हर इंस्टॉलमेंट पर वो एग्जिट लोड एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 6 साल तक इन्वेस्ट किया एसआईपी में, 5 साल का पैसा निकाला तो कोई एग्जिट लोड नहीं, लास्ट 1 ईयर का निकाला तो 1% उतने पैसों पर आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। अब बात करें अगर एयूएम की, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की, टोटल कितना पैसा इस फंड में लगा हुआ है, उसकी मार्केट वैल्यू की, तो इस फंड में टोटल 11,171 करोड़ की एयूएम है। इतना पैसा इस टाइम लगा हुआ है। अगर बात करें एक्सपेंस रेशियो की, यानी फीस की, तो 0.89% का एक्सपेंस रेशियो पर एनम आपसे लिया जाएगा अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो। अब दोस्तों कई लोग सोचते हैं कि एक्सपेंस रेशियो जिस फंड का ज्यादा है उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्टिव म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जिसमें फंड मैनेजमेंट का रोल होता है कि भाई कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, कौन से सेल करने हैं, फंड मैनेजर देखता है। वहां पे एक्सपेंस रेशियो, सिर्फ एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। अगर आप पैसा 1 साल से पहले निकालते हैं तो बात कर लेते हैं टैक्सेशन की। तो आपका जो भी गेन होता है, प्रॉफिट होता है, उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी एसटीसीजी। अगर आपने 1 साल से पहले पैसा निकाला है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको 20% टैक्स भी देना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश करिए मिनिमम 1 साल तो आपको रुकना ही चाहिए। अगर आप 1 साल के बाद में अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस पर प्रॉफिट पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है,
जो कि रेट चल रहा है 12.5%। पहले ये 10% होता था, उससे पहले ये नील भी होता था। 2018 तक के प्रॉफिट्स पे कोई टैक्स नहीं होता था। अभी यहां पर एक चीज और है, आपको 1 साल बाद जब भी आप पैसा निकालेंगे तो 1,25,000 रुपए तक के प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं है। म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी बात यही है टैक्सेशन की कि 1,25,000 का प्रॉफिट आपको टैक्स फ्री मिलता है। जो ये 1,25,000 का प्रॉफिट आपको टैक्स फ्री मिलता है, इसका आप एडवांटेज उठा सकते हैं जब आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा हो जाए। जब आपको लगे 1,25,000 का प्रॉफिट आ चुका है, तो आप अगर थोड़ी स्विचिंग करेंगे या अपने प्रॉफिट को बुक करते रहेंगे तो आपका वो हर साल 1,25,000 का पैसा टैक्स फ्री होता रहेगा। अब उसको आप कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और आपका 1,25,000 का प्रॉफिट बन चुका है, तो आप उस पैसे को या तो मोतीलाल ओसवाल के किसी और म्यूचुअल फंड में स्विच कर सकते हैं, या फिर आप एक बार लिक्विड फंड में आ सकते हैं स्विच करके और वापस फिर उसी फंड में भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका प्रॉफिट टैक्स फ्री हो जाएगा और आपको लास्ट में कम टैक्स देना पड़ेगा अगर हर साल आप ये प्रॉफिट को बुक करते रहेंगे तो। लेकिन जरूरी नहीं है आपको हर साल 1,25,000 के प्रॉफिट्स आएंगे। कभी कभी मार्केट नीचे होगी तो आपको प्रॉफिट नहीं भी आएंगे, तो उस बात का भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं तो भले ही वन टाइम इन्वेस्ट करिए, SIP करिए या एडिशनल टॉपअप करिए, आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड की ये भी ब्यूटी है कि सिर्फ 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। कोई भी एक आम इंसान भी म्यूचुअल फंड में आराम से इन्वेस्ट कर सकता है। या अगर आपको टेस्ट करना है म्यूचुअल फंड को तो स्टार्टिंग में आप छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करके देख सकते हैं कि आगे कैसा प्रॉफिट आता है। मैक्सिमम की तो कोई लिमिट है नहीं। अब बात करते हैं मार्केट कैप की। दोस्तों, मार्केट कैप को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूं, फ्लेक्सी कैप जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो बड़ी कंपनियों में लगाए, यानी लार्ज कैप में लगाए, मीडियम कंपनियों में लगाए या मिड कैप में लगाए, स्मॉल कैप में लगाए, वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। लार्ज कैप कंपनीज होती हैं टॉप 100, नेक्स्ट 150 कंपनीज होती हैं मिड कैप कंपनीज, और बाकी सारी कंपनीज होती हैं स्मॉल कैप कंपनीज। तो अगर इस फंड का मार्केट कैप देखें तो लार्ज कैप स्टॉक्स यानी टॉप 100 कंपनीज में 45% एक्सपोजर है, मिड कैप कंपनीज में 27%, स्मॉल कैप में 3.5%, और कैश में पैसा पड़ा हुआ है लगभग 12.8%, 12.8%, और बाकी अदर्स में भी 10% का पैसा इसमें है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और हम इस फंड के लमसम के रिटर्न्स देखते हैं। यानी किसी ने अगर वन टाइम इन्वेस्ट किया है इस फंड में, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड में, तो क्या रिटर्न मिला है। पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स देख रहे हैं पहले हम, उसके बाद रोलिंग रिटर्न्स भी देखेंगे। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड को हम कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज से, जिसे मैंने इक्विटी फ्लेक्सी कैप लिखा है, और कंपेयर करेंगे बेंचमार्क से, जिसे मैंने निफ्टी 500 TRI लिखा है। तो दोस्तों, ये कैटेगरी एवरेज क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम तो मैं पहले बता देता हूं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के देखिए हर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, अगर सबके रिटर्न्स को हम लें और उसका एवरेज निकाल दें तो वो होगा कैटेगरी एवरेज विच इज इक्विटी फ्लेक्सी कैप। एंड अगर निफ्टी 500 की बात करूं तो ये इस म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क है, क्योंकि जो ये फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं ये पहले 500 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो जो उसका इंडेक्स है निफ्टी 500, उससे भी हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा म्यूचुअल फंड बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न दे, तभी हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। लास्ट 1 ईयर का डेटा देखते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, लास्ट 1 ईयर में सबसे बढ़िया रिटर्न दिया है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड ने 19.4% का, और कैटेगरी एवरेज में 6% का रिटर्न है, बेंचमार्क में भी 6% का रिटर्न है। लेकिन सिर्फ 1 साल का रिटर्न देख के इन्वेस्ट नहीं करना, हमें पूरी पिक्चर देखनी है, पूरी वीडियो देखनी है, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। सिर्फ इतना देखकर आप वीडियो बंद मत करना। 3 साल का रिटर्न अगर आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का तो 22.9% का रिटर्न है, और कैटेगरी एवरेज में 13.96, बेंचमार्क में 14%। तो अगेन बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। 5 साल का डेटा देखेंगे तो 24.7% मोतीलाल ओसवाल में है, और कैटेगरी एवरेज में भी लगभग 24% और बेंचमार्क में 26%। देखिए 1 साल और 3 साल का डेटा तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन 5 साल में अंडर परफॉर्मेंस है, यानी म्यूचुअल ये मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड कम रिटर्न दे रहा है कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से। अब आगे बढ़ते हैं। 10 साल का डेटा आप देखिए, मोतीलाल ओसवाल ने 14% रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज में लगभग 13 और बेंचमार्क में भी 13 के करीब रिटर्न है, तो सिमिलर रिटर्न है। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है लगभग 11 साल हुए हैं, मोतीलाल ओसवाल में 18.4% का रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज में 14.9 और बेंचमार्क में रिटर्न है 12.3% का। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इजी मेडिटेशन यानी राजयोग के बारे में बताना चाहता हूं, जिसको मैं खुद भी बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं और मुझे मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीवमेंट्स, काफ़ी कुछ इससे मिला है, और मैं चाहता हूं कि मेरे व्यूअर्स को भी वो चीज़ें मिलें। और मुझे क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं इसके, वो भी मैं आपको बताऊंगा।
पहले इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने आप को सोल कंसिडर करना है, अपने आप को आत्मा समझना है जो इस बॉडी में है, और आपको उस सुप्रीम सोल यानी उस परमात्मा को विजुअलाइज करना है। आप उनको विजुअलाइज कैसे करेंगे? सुप्रीम एबोर्ड यानी परम धाम में आप उनको पॉइंट ऑफ लाइट विजुअलाइज करेंगे। अपने आप को भी पॉइंट ऑफ लाइट कंसिडर करके उस पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा को अगर आप विजुअलाइज करेंगे तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, पीस, काम, पावर यानी शांति, सुख, हेल्थ, वेल्थ सब आपकी लाइफ में मिलेगा। आपको भी सक्सेस मिलेगी, आपको बहुत कुछ अपनी लाइफ में मिलेगा। आपको कुछ एफर्मेशंस भी मैं बताऊंगा डिस्क्रिप्शन में लिख के, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। विजुअलाइज करते वक्त अपने मन में वो थॉट्स ला सकते हैं, या फिर लिख लिख के भी आप विजुअलाइज स्टार्टिंग में कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि मेरी लाइफ में ये क्या क्या फायदे मुझे हुए हैं। देखिए, जब मैं स्कूल में था, तो जब मैं छोटी क्लास में था, 5th 6th 7th 8th तक की बात करूं तो मैं बहुत ही शाय नेचर का था। मैं अपनी टीचर के सामने कुछ बोल भी नहीं पाता था, इतना शाय था कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आज आपके सामने मैं इतनी लंबी आधे घंटे की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और मैंने खुद कभी नहीं सोचा होगा कि मैं कभी कर पाऊंगा अपनी लाइफ में। लेकिन उसके बाद, और मैं एवरेज स्टूडेंट था, जब मैं क्लास 12th में पहुंचा तो मेरे मार्क्स 97% मार्क्स आए मैथ्स और अकाउंट्स में, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं कहीं ना कहीं एफर्मेशंस और कहीं ना कहीं उस सुप्रीम सोल को मैं याद करता था, विजुअलाइज करता था, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता था। अब ये एक अचीवमेंट हुई कि क्लास 12th में इतने अच्छे मेरे मार्क्स आए, और उसके बाद मैंने बीकॉम की पढ़ाई करी, 2 साल में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। 3 साल की ग्रेजुएशन होती है और मैंने 2 साल में कंप्लीट किया उसे। फिर एमबीए किया फाइनेंस में, उसके बाद सीएफपी यानी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स किया। उसमें भी जो बेस्ट ग्रेड होता है, ए ग्रेड, उसको मैंने स्टार्टिंग से विजुअलाइज किया कि मेरे एग्जाम्स में ए ग्रेड आएगा, और वही ए ग्रेड आया। और काफ़ी इजीली, मेरे को टाइम लगा 1-2 साल, क्योंकि मैं उस टाइम अपना बिजनेस भी कर रहा था साथ साथ, और साथ साथ मैंने ये पढ़ाई भी कंप्लीट करी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग की। उसके अलावा ये सब करने के साथ साथ बचपन से मैं क्रिकेट भी खेल रहा हूँ अच्छे लेवल पे, मतलब अच्छा लेवल इन द सेंस कोई नेशनल्स और वैसा नहीं, लेकिन अच्छे लेवल, मतलब वो वाली प्रॉपर फील आती है जब हम प्रॉपर 11-11 लोग प्लेयर एक साथ एक ग्राउंड बुक करके लेदर की बॉल से खेलते हैं, तो आप सोच ही सकते हैं। और साथ ही साथ आप देखते होंगे कि मैंने रनिंग भी बहुत करी है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो रनिंग, साइकिलिंग में भी मैं काफ़ी इन्वॉल्व हूँ। अब तक मैं 26,000 किलोमीटर साइकिलिंग कर चुका हूँ, काफ़ी हाफ मैराथन्स भाग चुका हूँ, तो स्पोर्ट्स में भी मैं काफ़ी एक्टिव हूँ। तो ये इसीलिए हो पाया है क्योंकि स्टार्टिंग से मैं ये इजी राजयोग को फॉलो करता हूँ। उसके अलावा साथ ही साथ म्यूचुअल फंड और फाइनेंस का बिजनेस भी बिल्ड किया है। पिछले लगभग 20 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, जैसा मैंने आपको बताया। दोस्तों ये सब मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मैं अपनी तारीफ करने के लिए, मैं चाहता हूं कि जो लाइफ में मुझे मिला है वो आपको भी मिले, क्योंकि आप भी अगर ये चीजें फॉलो करेंगे तो आपको भी मिलेगा। और अब मैं आगे बढ़ता हूं, वापस अपनी जो हम वीडियो बना रहे थे रोलिंग रिटर्न्स पे आ जाते हैं, उसका मतलब को। रोलिंग रिटर्न्स का मतलब मैंने पहले भी कई बार बताया, तो आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, मैं टाइम स्टैम्प डालूंगा उसमें, आपको ये पार्ट अगर स्किप करना हो तो आप कर सकते हैं। देखिए, अगर पिछले 5 साल के डेटा अगर हम देखें, उसमें 1 मार्च 2020 से 1 मार्च 2025 यानी 5 साल का डेटा अगर आप देख रहे हैं, आपने 1 मार्च 2020 में इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए, तो 1 मार्च 2023 को आपके 3 साल कंप्लीट हो गए। अब हो सकता है किसी इन्वेस्टर ने 2 मार्च 2020 में इन्वेस्ट किया और 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया 2 मार्च 2023 तक, और थर्ड इन्वेस्टर ने 3 मार्च 2020 में इन्वेस्ट किया और वापस पैसा निकाला 3 मार्च 2023 में। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे। अभी क्या है कि 5 साल में अगर अलग अलग दिन पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अलग अलग रिटर्न्स निकल के आएंगी, जिसको बोलते हैं रोलिंग रिटर्न्स। अब बात करते हैं इस फंड के रोलिंग रिटर्न्स। मोतीलाल ओसवाल फंड के रोलिंग रिटर्न्स को हम बेंचमार्क से भी कंपेयर करेंगे। अब ये ग्राफ देखिए आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो ये ब्लू लाइन है वो है बेंचमार्क निफ्टी 500 का इंडेक्स, और जो ये येलोइश लाइन है ये है मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप फंड। तो देखिए, स्टार्टिंग में पहले 2-3 साल में जब आप देखेंगे तो काफी अंडर परफॉर्मेंस थी मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड में, इसके रिटर्न्स काफी नीचे थे। और पहले ये फंड होता भी किसी और नाम से था, मोतीलाल ओसवाल का कोई मल्टी कैप फंड के नाम से ये होता था, बाद में इसका नाम चेंज हुआ है। और लास्ट के 1-2 साल में आप देखेंगे तो इस फंड ने थोड़ा पिक किया है, इसके रिटर्न्स अच्छे आए हैं, लेकिन सिर्फ थोड़े से 1-2 साल के रिटर्न्स के बेसिस पे तो हमें जज करना नहीं, अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी।
अब थोड़ा सा डेटा हम और देखते हैं रोलिंग रिटर्न्स का, जहां पे फंड को बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे। एवरेज रिटर्न्स देखें तो इस फंड ने 18% के रोलिंग रिटर्न्स दिए हैं, बेंचमार्क ने 20% के दिए हैं, और मैक्सिमम रिटर्न्स इस पिछले 5 साल में इस फंड ने 25% के दिए हैं, वहीं बेंचमार्क ने 31% के रिटर्न्स दिए हैं। मिनिमम रिटर्न्स यानी कम से कम रिटर्न दिए हैं इसने 13% के, और बेंचमार्क ने 11.5% के। और कितने परसेंट टाइम्स इस फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया? कभी नहीं दिया अगर आपने 3 साल के लिए होल्ड किया, लेकिन पिछले 5 साल में बुल रन भी चल रहा था हमारा, और 0 to 8% भी कभी रिटर्न नहीं आए, 8 से 12% के रिटर्न्स भी कभी नहीं आए, ना बेंचमार्क में ना फंड में। 12 से 15% रिटर्न्स आए हैं 20% केसेस में, और बेंचमार्क में आए हैं 13.33% केसेस में। 15 से 20% के रिटर्न्स की अगर बात करें तो 57% केसेस में 15 से 20% के रिटर्न दिए मोतीलाल ओसवाल के फ्लेक्सी कैप फंड ने, और बेंचमार्क में 43% के केसेस में ऐसे रिटर्न्स आए हैं। और 20% से ज्यादा रिटर्न्स की बात करें तो 22% केसेस में 22% केसेस में 20% से भी ज्यादा के रिटर्न्स आए हैं, और बेंचमार्क में 43% केसेस में। तो दोस्तों ये डेटा भी हमें समझा रहा है कि कोई रिटर्न्स कोई ऐसे खास नहीं है मोतीलाल ओसवाल के। अब इसके रिस्क मेजरमेंट्स पे आते हैं। रिस्क मेजरमेंट्स देखते हैं, रिस्क मेजरमेंट्स क्या बताते हैं, वहां पे हम बहुत सारे चीजों को देखेंगे। तो दोस्तों आपको रिस्क मेजरमेंट्स में मैं 3 साल का और 5 साल का दोनों का डेटा दिखाऊंगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, जिससे पता लगता है फंड में कितना रिस्क है। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ज्यादा रिस्क होता है फंड में। मोतीलाल के फंड में स्टैंडर्ड डेविएशन है 15.79, कैटेगरी एवरेज में 14.61। अगेन इससे पता लग रहा है कि रिस्क काफी लिया गया है। बीटा भी दोस्तों वोलेटिलिटी मेजर करता है, जितना ज्यादा हो उतना रिस्की माना जाता है फंड, और बीटा है 0.89, कैटेगरी एवरेज का 0.94। शार्प रेशियो में बताता है दोस्तों रिस्क फ्री एसेट्स के मुकाबले फंड कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। जितना अच्छा शार्प रेशियो होता है, उतना ज्यादा शार्प रेशियो होता है, उतना अच्छा माना जाता है। इसका है 0.82, कैटेगरी एवरेज का 0.47, तो कोई खासा शार्प रेशियो तो नहीं है। अल्फा बताता है कि बेंचमार्क के मुकाबले फंड कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। मोतीलाल का अल्फा है 6.91, कैटेगरी का एवरेज का है 0.35। अल्फा अच्छा आप कह सकते हैं। अब आते हैं अप मार्केट कैप्चर रेशियो की। अगर ये 100 से ज्यादा होता है तो अच्छा माना जाता है। इसका मतलब होता है कि इस जो बेंचमार्क है इस फंड का, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का निफ्टी 500, अगर वो बेंचमार्क 100 पॉइंट बढ़ रहा है तो ये कितना बढ़ा के दे रहा है, तो 100 से ऊपर हो तो बढ़िया माना जाता है। इसका 107 है, कैटेगरी एवरेज का 95 है। तो अप मार्केट कैप्चर रेशियो पिछले 3 साल का तो अच्छा है। डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो 100 से कम हो तो अच्छा होता है। डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो बताता है कि फंड अगर इंडेक्स अगर 100 पॉइंट गिर रहा है तो आपका फंड कितना गिर रहा है। अगर 100 से कम गिर रहा है दैट इज गुड, तो 73 है, कैटेगरी एवरेज का 92 है। अब रिस्क मेजरमेंट्स देखते हैं 5 साल का डेटा, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन 19.83, कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज्यादा, अगेन रिस्की है। बीटा भी 0.93 तो बराबर है कैटेगरी एवरेज के। शार्प रेशियो 0.60 और कैटेगरी एवरेज का 0.64 तो अच्छा नहीं है। अल्फा भी देखें तो नेगेटिव अल्फा है, मतलब बेंचमार्क से कम रिटर्न्स आ रहे हैं अगर 5 साल का डेटा देखें तो। अप मार्केट कैप्चर रेशियो भी 92, मतलब 100 भी नहीं है। अगर मार्केट इंडेक्स 100 पॉइंट्स बढ़ा रहा है तो ये 92 ही बढ़ा के दे रहा है। कैटेगरी एवरेज का 94, डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो 93, ये फिर भी अच्छा है, और कैटेगरी एवरेज का 94 है। तो दोस्तों ये जो रिस्क मेजरमेंट्स बहुत अच्छे नहीं बताए जाएंगे मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड के। तो ओवरऑल इस फंड की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस लेटली थोड़ी सी इंप्रूव हुई है पिछले 1-2 साल में, लेकिन इस फंड में रिस्क भी ज्यादा लिया गया है। और अप मार्केट कैप्चर रेशियो, डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो 3 साल के तो अच्छी है, लेकिन 5 साल का डेटा अच्छा नहीं है। और ओवरऑल क्योंकि पहले ये फंड का नाम भी कुछ और था, तो हो सकता है आने वाले टाइम में अच्छा करे, लेकिन एट प्रेजेंट तो सिर्फ थोड़ा सा 1-2 साल का ही परफॉर्मेंस इसका अच्छा है। चलिए अब इस फंड को हम कंपेयर करते हैं 2 और फंड से, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और पराग पारीक फ्लेक्सी कैप फंड से। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं रोलिंग रिटर्न्स की। 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स देखते हैं। मोतीलाल ओसवाल के 17.92, एचडीएफसी के 28.28, बहुत ही अच्छे। पराग पारीक के भी अच्छे हैं 22.7। तो देखिए रोलिंग रिटर्न्स में के मामले में एचडीएफसी और पराग पारीक ऊपर हैं मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड से। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सिर्फ थोड़े से 1-2 साल के रिटर्न्स के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करना होता, काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको और देखनी होती है। अब बात करते हैं टर्नओवर की। टर्नओवर से दोस्तों पता लगता है कि जो फंड मैनेजर है वो 1 साल में आपका कितना चर्निंग कर रहा है, कितने स्टॉक्स बाय सेल कर रहा है। जितना टर्नओवर ज्यादा हो उसका मतलब कि जो फंड मैनेजर है वो एग्रेसिवली स्टॉक्स बाइंग सेलिंग कर रहा है, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अभी जो मोतीलाल ओसवाल का टर्नओवर है वो है 125%, यानी 1 साल में 125% चर्निंग हो रही है। एचडीएफसी में सिर्फ 39% है, और पराग पारीक में तो सिर्फ 3% से भी कम है। और स्टैंडर्ड डेविएशन देखें दोस्तों तो मोतीलाल का 15.79, एचडीएफसी का अच्छा है, कम है, उससे रिस्की कम है वो फंड 12.35, और पराग पारीक तो और भी कम रिस्की है 10.75।
एक्सपेंस रेशियो देखें तो यानी फीस 0.89 है मोतीलाल की, एचडीएफसी की 0.81, पराग पारिक की 0.63। यानी मोतीलाल आपसे खर्चा भी ज्यादा ले रहा है, रोलिंग रिटर्न्स भी कोई खास नहीं है, और बाकी मेजरमेंट्स भी वो अभी तक कुछ खास लग नहीं रही हैं। और शार्प रेशियो अगर देखेंगे तो 0.82 है मोतीलाल का, एचडीएफसी का 1.19, पराग पारिक का 1.05। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप अभी तक अच्छा दिख रहा है तीनों में से, और पराग पारिक सेकंड नंबर पे। अप मार्केट कैप्चर रेशियो का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, 100 से ज्यादा हो तो अच्छा होता है। मोतीलाल का 107, एचडीएफसी का 109, पराग पारिक का 89। तो पराग पारिक थोड़ा सा पिछले 1-2 साल में थोड़ा सा उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आया था, इसलिए उसका वो अप मार्केट कैप्चर रेशियो अच्छा थोड़ा सा कम है। हालांकि मैंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड पे सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, और एक कंपैरिजन वीडियो भी बनाया हुआ है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी और एक फंड और मैंने लिया था फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, आप आई बटन में देख सकते हैं। डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो मोतीलाल का 75, एचडीएफसी का 62 और पराग पारिक का 51। तो डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो के मामले में भी एचडीएफसी नंबर पराग पारिक नंबर 1, सेकंड नंबर पे एचडीएफसी, थर्ड नंबर पे मोतीलाल। अब लास्ट स्लाइड आपको दिखाऊंगा रोलिंग रिटर्न्स का कंपैरिजन। देखिए जो ये सबसे ऊपर वाली येलोइश लाइन है, ये है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, और सेकंड नंबर पे है पराग पारिक की ग्रीन लाइन, थर्ड नंबर पे जो लाइट ब्लू लाइन है वो है इक्विटी फ्लेक्सी कैप यानी कैटेगरी एवरेज, और जो फोर्थ नंबर पे सबसे नीचे हमें लाइन दिख रही है ब्लू कलर की वो है मोतीलाल ओसवाल। तो देखिए स्टार्टिंग में से जो फ्लेक्सी कैप एचडीएफसी का है वो सबसे अच्छा कर रहा है शुरू से ही एंड तक, और सेकंड नंबर पे पराग पारिक में दिख रहा है, बस थोड़े से रिसेंट परफॉर्मेंस मोतीलाल ओसवाल के फ्लेक्सी कैप की अच्छी है, और जो अभी पहले तो वो अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस इस मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का, और बाकी मैंने कंपेयर भी करके आपको दिखाया है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पता लग ही गया होगा, मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है कि मोतीलाल ओसवाल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको समझ आ गया है कि इस फंड में आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, और मैंने आपको एचडीएफसी और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से थोड़ा सा कंपेयर करके भी दिखा दिया है, ताकि आपको सिर्फ ये ना पता लगे कि इस फंड में इन्वेस्ट करना है नहीं करना, कहाँ इन्वेस्ट करना है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी वैसे बहुत बढ़िया होती है, अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहते हैं तो ये कैटेगरी मेरी भी फेवरेट है, और इसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो क्योंकि फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कहाँ इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के पूरे चांसेस होते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।